आ गंगा इज अ होली रिवर या फिर द गंगा इज अ होली रिवर? मैम मुझे फिर याद है कि मैंने 2014 में ही शायद इंग्लिश लास्ट पढ़ी थी जो पढ़ी थी। हमारा सन क्या चेंज हो जाएगा, नहीं होगा? इसके लिए तो सोचना पड़ेगा कि मतलब हाँ। इसमें क्या एरर है। 3 टाइप के वर्ड होते हैं, सिनोनियम होता है, एंटोनियम होता है और एक और भी होता है। कैसा? मैं एमटीएस निकाल दूं। उससे तकरीबन 100 साल पहले तब हमारे देश में एक और रिवॉल्ट हुआ था। बहुत सारे लोग ना ये जानते नहीं हाँ। है। लोग मानते हैं कि केवल 1857 की क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि वो गाय और सुअर की चर्बी से बने बुलेट्स हाँ, बिल्कुल सही बात है। बट मैम वो इतना सही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज को जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना, बोला गया था आपको पढ़नी पड़ेगी, एक रीजन ये था। लास्ट में वो हमारे धर्म पर भी अटैक कर रहे थे। नमस्कार साथियों, आज प्रतिभा मैम और मैं हम आपस में ना अपना रोल चेंज करने वाले हैं। और रोल चेंज करने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं आज आपको इंग्लिश बताने वाला हूँ और मैम आज आपको जीके बताने वाली है। क्यों मैम, ऐसा ही है? तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो देखते हैं कि पहले चेक कर लें कि सर को इंग्लिश थोड़ी आती भी है या फिर मुझे जीके जीएस आती भी है। मतलब आज यहाँ पे हम सेल्फ टेस्ट करेंगे अपने आप को कि हम हमारे सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में कितने पारंगत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नॉलेज फाइट को। तो सर आप मुझे बताइए कि बहुत कॉमनली आपसे क्वेश्चन है ओकेजन, इसकी स्पेलिंग क्या है? मैम देखिए, मुझे याद है शायद मैंने ना 2014 में इंग्लिश पढ़ी थी, 2014 में। तो मुझे लगता है शायद इसमें डबल सी जैसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है OCCASION। मुझे लगता है ओकेजन में डबल सी है, मुझे इसलिए याद है। बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसे कि सर ने आपको बताया ओकेजन डबल सी आ रहा है, ऐसे ही आपको स्पेलिंग्स याद करनी है। रिसीड हो गया है, देन एक्सीड हो गया है, देन हमारा एक्सेंट हो गया है, देन एक्सीडेंट हो गया है, देन रिकमेंडेशन एंड अकोमोडेशन। बहुत सारी स्पेलिंग्स जो है वो डबल सी पे बनती है और इसी तरह से हमारी स्पेलिंग्स पूछी भी जाती है। तो बिल्कुल सही कहा है आपने। अच्छा, अब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछती हूँ। आ गंगा इज अ होली रिवर या फिर द गंगा इज अ होली रिवर? मैम मुझे फिर याद है कि मैंने 2014 में ही शायद इंग्लिश लास्ट पढ़ी थी जो पढ़ी थी। तो मुझे याद है कि जो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, तो मुझे याद है अगर कोई डेफिनेट चीज है जिसमें कोई बदलाव नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई चेंज नहीं है, तो शायद उसके नाम के आगे जो द आर्टिकल है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पंजाब, ये भी दिखता है। द हेग दिखता है क्योंकि वहां पे आईसीजी का हेडक्वार्टर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर है। तो मुझे लगता है शायद मैं करेक्ट हूं। क्या बात है, सर के लिए एक बार तालियां हो जाए क्योंकि सर ने द पंजाब बोल दिया है। द हरियाणा है सर? नहीं, हरियाणा नहीं है क्योंकि पंजाब में 5 नदियां बहती है ना, अरे इसीलिए। बहुत ही अच्छा आंसर है भाई, ताली बजानी चाहिए। तो जितनी भी चीजें चेंज नहीं होती हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया है, तो अब ये चेंज तो होना नहीं है। हमारा सन क्या चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। मून, जो भी यूनिक नाउन्स है उनके नाम के आगे क्या आता है? द आता है। अब यहाँ पर हम लोग द किसी स्टेट के नाम के आगे यूज नहीं करते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे कि द चेतन सर नहीं बोला जाएगा या फिर द प्रतिभा मैम नहीं बोला जाएगा, लेकिन पंजाब जो है 5 नदियों का संगम है, इसीलिए उसके नाम के आगे द लगाते हैं। चलिए, अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं यहां पर। ही सेड दैट ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग। मैम इसके लिए तो सोचना पड़ेगा कि मतलब हाँ। इसमें क्या एरर है या बेसिकली इसमें क्या शब्द का प्रयोग करेंगे। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको। ही सेड पास्ट है तो ही इज गोइंग आएगा या ही वॉज आएगा? पास्ट है तो मेरे हिसाब से शायद वॉज आना चाहिए, मे बी मेरे हिसाब से वॉज आना बिल्कुल चाहिए। सही कहा। सर के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं, क्योंकि देखो जब हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, मैं बुआ के यहाँ गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने पानी पिया है, नहीं हो जाएगा। अगला जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो वो था में ही यूज होगा। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। देखो ऐसे ही तुम भी तुम्हारे सब्जेक्ट को छोड़कर, मतलब जो तुम्हें पसंद है ना, उसके अलावा भी तुम किसी अलग सब्जेक्ट में पारंगत हो सकते हो। देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट हाँ मैंने भी कई बार मैम की क्लासेस को वॉच किया है और वहां से मैंने भी ये सब चीजों को सीखा है। लिटरली मैंने भी कुछ क्लासेस मैम की देखी है। मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रही हैं, तो एक बार मैं भी, मेरी क्लास अगर नहीं हो रही तो मैं भी मैम की क्लास देखता हूँ कि चलो यार 4 चीजें मुझे भी आ जाएंगी, डेली भी यूज कर पाएंगे हम उस इंग्लिश का। चलिए, थैंक यू सर। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, एक और थोड़ा सा लेवल अप करते हैं सर के लिए। देखो मैम डरा रही है भाई, पहले देखो मैं पहले सरेंडर कर रहा हूँ। नहीं आता होगा, तुम लोग मजाक नहीं उड़ाओगे। देखो यार सर, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे तो इसी बात पे। गुस्से को अंग्रेजी में बोलते हैं एंग्री। सर एंग्री का सिनोनिम बता दीजिए मुझे। देखिए मतलब मेरे को पता है शायद 3 टाइप के वर्ड होते हैं, सिनोनियम होता है, एंटोनियम होता है और एक और भी होता है। तो सिनोनियम का अर्थ शायद सिमिलर वर्ड्स होता है कि जो सेम प्रकार के ही शब्द होते हैं। तो मुझे लगता है शायद फ्यूरियस होगा। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी भी थी, क्या बात है, देखो याद करा दिया सर ने फास्ट एंड फ्यूरियस से। तो सर एक छोटा सा वर्ड और बताती हूँ, RA
GE, रेज। रेज माने क्या होता है? गुस्सा होता है। अब इसी पे बहुत सारे हमारे रूट वर्ड्स, क्योंकि रेज हो गया है, अम्ब्रेज हो गया है, अब्रेज हो गया है, एनरेज हो गया है, ये सब हमारे गुस्से के ही सिनोनिम्स हैं। देन एक आता है एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का मतलब भी गुस्सा ही होता है कि हम लोग एग्जैस्परेट हो जाते हैं, अक्सर हमारा गुस्सा जो है बढ़ जाता है। गुस्से के लिए ईडियम होता है, सर ऊपर देखिए क्या है? छत। ठीक है, छत को क्या बोलते हैं? सीलिंग, रूफ। अब आपका होता है ना कि मेरा गुस्सा एकदम फट चुका है, छत फाड़ के निकल चुका है, तो हिट द सीलिंग, हिट द रूफ। ये हमारे कुछ ईडियम्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं। एक होता है कि घर में कभी ऐसे डांट वाट पड़ी है कि मम्मी ने जो भी हाथ में उठा के फेंका हो, बेलन पड़ा है मैम मेरे बचपन में। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल। अब गुस्से में ही होता है ये, तो फ्लाई ऑफ द हैंडल एक ईडियम हो गया जो कि गुस्से के लिए यूज होता है। तुम भी बताना किस किस के बेलन पड़ा है भाई, है ना? जरूर बताना कमेंट करके। जी 4 प्रश्न पूछ ले मैम आपने, मैंने चारों के जवाब अब सही सर दिए की हैं। बारी है। अब मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ सतर्क, ठीक है? तो सर तो चलिए भाई, अब देखिए मैं तो हाँ। इंग्लिश में मैम का कहना है कि पास हो गया हूँ मैं, मतलब लगता है बिल्कुल मुझे कि बिल्कुल पास हो चुके हैं मैं सर। एमटीएस निकाल दूंगा इंग्लिश में अगर बात करें नहीं तो मैं। सर, आप अच्छा एग्जाम निकालेंगे और भी बेहतर एग्जाम निकालेंगे सर। चलिए अब मैं भी मैम के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। हाँ। देखते हैं मैम किस क्वेश्चन का आंसर दे पाती हैं, हम्म और फिर आप लोग रेट करिएगा कि नॉलेज फाइट में हम दोनों में से कौन जीता है। ठीक है, ताकि फिर हम आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी और भी जो नॉलेज फाइट है ना वो लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए मैम जब हम आजाद हुए थे ना, मैं भगवान से दुआ कर लूं? मैं तो मैम घुमा फिरा के पूछूंगा, देखिए पूरा माहौल बना के, ओके ठीक है सर। बच्चा पूरा वेट कर रहा है, अब आप जी के देखेंगी। तो देखिए मैम जब हम आजाद हुए थे ना, उससे तकरीबन 100 साल पहले, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले, अप्रोक्सीमेट 90 मान लीजिए आप, हाँ। तब हमारे देश में एक और रिवॉल्ट हुआ था जो कि हमें आजादी का पहला रिवॉल्ट कहा जाता है या क्रांति। 1857 की क्रांति सर। मंगल पांडे, बाइट द बुलेट, मुझे ईडियम भी याद है इस पे। बहुत बढ़िया। देखिए 1857 की क्रांति मैम ने हाँ। बता दिया, बट मैम पता है बहुत सारे लोग ना ये जानते नहीं हाँ। है। लोग मानते हैं कि केवल 1857 की क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि वो गाय और सुअर की चर्बी से बने बुलेट्स हाँ, को, बिल्कुल सही बात है। बट मैम वो इतना सही नहीं है। हाँ। उसके पीछे बहुत सारे रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि झांसी में अलग क्रांति हुई थी, और अगर हम लोग बात करें लखनऊ में तो वो अलग क्रांति हुई थी। हाँ, ये तो आप बता रहे कि क्रांति हुई थी, क्रांति हाँ। हुई क्यों थी ना, मैं उसके पीछे की वजह बताता हूँ। देखिए मैम सबसे बड़ी, जो आप टीचर है ना जिस चीज की, सबसे बड़ा रीजन शायद वही था। देखिए मैकेले ने हाँ इंट्रोड्यूस करी थी इंग्लिश। उसने कहा था कंपल्शन है वो लैंग्वेज, अच्छा, आपको पढ़नी पड़ेगी। और हम बेचारे सीधे सादे लोग, भोले भाले इंसान, भोले भाले लोग जिन्हें हिंदी भी ठीक से नहीं आती। सर आज भी दिक्कत होती है, अगर हम गांव देहात में जाते हैं तो इंग्लिश बोलना तो छोड़िए, लोग जो है नहीं समझ पाते हैं। तो एक रीजन ये था, इंग्लिश लैंग्वेज को जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना, बोला गया था आपको पढ़नी पड़ेगी, एक रीजन ये था। सेकंड रीजन था मैम वो ना, मतलब आपने सती प्रथा के बारे में सुना होगा। बिल्कुल सुना है सर। मगर इस चीज से भी इंडिया के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज हमारे धार्मिक मुद्दों में दखलंदाजी कर रहे थे। सती प्रथा को खत्म करने वाले जो थे, शायद मेरे हिसाब से अगर मैं रॉन्ग नहीं तो राजा राम मोहन राय, उन्होंने खत्म किया था। विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय की भूमिका उनके प्रयासों से सती प्रथा खत्म हुई थी। अभी भी 2 ही वजह हुई है मैम, और भी वजह है। ओके। एक और रीजन ये है कि जो ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसमें जो इंडियंस मिलते थे ना भारतीय, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे सिख हो, उन्हें ना क्रॉस, मतलब पानी जो था, सी जो थी, उसे क्रॉस करके दूसरे कंट्रीज में भेजा जाता था। और उस समय हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में ये माना जाता था जैसे ही आपने सी को क्रॉस कर लिया आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। ये क्या बात हुई? एक ये भी रीजन था मैम। ये क्या बात हुई? ये भी धर्म रिलीजन से ही रिलेटेड रीजन है, बट ये भी रीजन था। ये तो बहुत ही अत्याचार। और भी रीजन था, एक रीजन था आप दाढ़ी नहीं रख सकते थे, आप तिलक नहीं लगा सकते थे अगर आप आर्मी में मतलब जॉब कर रहे हैं ना। ये भी रीजन था कि वो लास्ट में वो हमारे धर्म पर भी अटैक कर रहे थे, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस, हमारे रिचुअल्स थे उस पर अटैक कर रहे थे। इस वजह से क्रांति हुई थी। तो बहुत सारे, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है जब हम यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। मगर मैम ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैंने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था तब भी मैम ने अच्छा जवाब दिया। चलिए अब एक और क्वेश्चन जो मतलब मेरा सब्जेक्ट है मैम, पॉलिटिकल साइंस से आपसे एक बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत पसंद है। भारत के संविधान का जनक किसे कहा गया है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सर मेरे लिए काफी मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, विदाउट ऑप्शन आई एम टेलिंग यू। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोला जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। और मुझे उसमें पता है कि कुछ एक फ्लैग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। नहीं, फ्लैग कमेटी जो आपको मिलती है ना मैम, देखिए फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष आपको मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई सारी किताबों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिखाया गया है, ऐसा है, ठीक है। बट जेबी कृपलानी के साथ आप जानते हैं कि वो विवादित मुद्दा रहता ही है, ठीक। बट अगर हम बात करें तो देखिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब मिल ही जाते हैं, मगर उन्हें क्यों कहा गया फादर, उसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं। क्योंकि अभी करंट अफेयर में बहुत न्यूज में रहा है मैम, बी एन राव को लेकर।
देखिए ड्राफ्ट जो था ना, एक BN राव ने तैयार किया था और उस ड्राफ्ट को दिया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसमें 7 सदस्य थे ओवरऑल अम्बेडकर साहब को मिला के, बट उसमें जो 6 सदस्य थे ना, उनकी ज्यादा भूमिका नहीं थी। और इसी वजह से देखा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब को ही भारतीय संविधान का जनक, जननी, आर्किटेक्चर, ये सभी उपाधियां जो है वो बेसिकली दी गई हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मैम, सच में मतलब बहुत बढ़िया। सर ये वैसे तो मैं भी MTS निकाल सकती हूँ इसके साथ में। नहीं मैम, आप इंग्लिश के बेसिस पे बहुत सारे एग्जाम निकाल सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। देखिए एक व्यक्ति था जिसे थोड़ा क्रूर शासक बताया गया, जो अपनी प्रजा पे ना बड़ा अत्याचार करता था। ओके। और नंद वंश से उसका संबंध था, धनानंद वो मिलता है, और धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की जाएगी। कौन करेगा? अब मुझे याद आया क्योंकि मैंने बचपन में सर एक बड़ा अच्छा सीरियल आता था द अशोका करके, तो बचपन में मैंने देखा है उसे। तो वहां जो कहानी स्टार्ट होती है वो होती है चाणक्य और बिंदुसार से। फिर वहां से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उन्होंने फाउंडेशन रखी थी, तो उन्हीं को बिंदुसार बोला जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये नहीं, आपने आंसर ठीक किया, बट चंद्रगुप्त मौर्य आंसर सही है। मौर्य वंश के संस्थापक आपको मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। देन उनके बेटे बिंदुसार हैं। उनका बेटा बिंदुसार। हाँ, उनके बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे जो है वो अशोका हैं। क्योंकि उसमें ये था कि उनको निकाला गया था एक जो बकरी थी उसके पेट से, जहां पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उस टाइम पे सरोगेसी मदर का भी जिक्र है हमारे जो हिस्ट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, क्योंकि मैंने भाई मैं भी नहीं जानता हूँ, ये मैम जो बता रही हैं ये मैंने भी पढ़ा है सर। ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, ये मैंने सीरियल्स में देखा है। तो उसमें ये बताया गया था कि जो बिंदुसार की माँ थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ, उनको क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता कि कोई टेक्निक ऐसी तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या करा, जो डॉक्टर्स थे उस टाइम के, वैद्य जो थे, उन्होंने बच्चे को निकाल के, क्योंकि बच्चे का टाइम पीरियड जैसे कि 7 महीने में भी निकाल लिया जाता है, तो उस टाइम पे नहीं उतना पीरियड नहीं हुआ था, तो बकरी के उसमें रखा था और उनको ना जहर दे दिया गया था उनकी माँ को। तो जहर की वजह से एक बिंदु आ गया था उनके माथे पे, जिसकी वजह से उनका नाम जो था बिंदुसार पड़ा था। तो उनको पूरा पर्टिकुलर जो टाइम है वो एक बकरी के उसमें रखा गया था, उसको उनको नरिशमेंट दिया गया था, तो निकाला गया था। ये वैसे आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट गया, ये मैंने सीरियल में ही देखा था। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, मतलब लाइक इस चीज को थोड़ा वो कर सकते हैं कि हाँ, तो मुझे भी चेक करना पड़ रहा है, सच में मैं भी चेक कर रहा हूँ कि भाई तो ये मैंने सीरियल में देखा है, काफी पहले मैंने पढ़ा आपने सोर्सेज उस टाइम का सर सीरियल ही है जी सर। बहुत बढ़िया। देखिए मैम ने बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त जो है वो जवाब दिया है। बट अगर हम बात करें तो जो मैम ने बताया ना, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मैंने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी है उसके संबंध में। वो ये कहती है जब अटैक किया गया था ना सबसे पहली बार बिंदुसार के ऊपर, तो बड़ी बुरी तरीके से हार हुई थी मैम चंद्रगुप्त मौर्य की। हार गए थे क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने ना राजधानी पे अटैक किया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो थे वो जंगल में घूमते हैं, बड़े लंबे समय तक बचते बचाते घूमते हैं। और एक दिन ना वो किसी एक व्यक्ति के घर पे खाना खाने जाते हैं। तो जो वहां पे महिला थी उन्होंने अपने बच्चे के लिए ना बनाई थी चावल, मतलब चावल का भी जिक्र किया गया और खीर का भी जिक्र किया गया, दोनों ही जिक्र किया गया। तो चावल बनाए थे, और जब वो बच्चा चावल खाता है ना तो बीच में से खाना शुरू करता है और उसका हाथ जल जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि चावल जो है ना वो बीच में से नहीं खाते, साइडों से खाना शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पे वो ठंडे होते हैं। वहां पे वो ठंडे होते, तो उन्होंने अपनी रणनीति बिठाई थी कि हाँ पहले तो चाणक्य के मन में आता है विचार कि कितनी सही रणनीति बता रहे हैं, जिसके चलते वो दोबारा जब अटैक करते हैं ना तो आउटर एरिया से करते हैं, आउटर एरिया से करते हैं। हाँ, ये कहानी मिलती है। ये मैंने भी सुनी है, मुझे ध्यान आई, बहुत साल पहले सुनी है, लेकिन ये मैंने बिहार जी के जब पढ़ाया ना मैम, तो वहां पे मुझे ये पढ़ने के लिए मिला, ये सारे पॉइंट मैंने वहां पे ये पढ़ा। बट बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत जबरदस्त आपने प्रश्न का उत्तर दिया, मतलब मेरी तरफ से पास है आप जीके में। थैंक यू सर। मेरी तरफ से आप जीके में पास है। बट एक और क्वेश्चन अभी बचा है मैम, वो भी थोड़ा सिंपल ही पूछूंगा मैं, आसान ही पूछूंगा। देखिए प्रश्न ये है कि भारत कब आजाद हुआ था? ये तो सर 1947 में हुआ था। तारीख क्या थी? 15 अगस्त। हाँ, देखिए मैम ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा है, बट इसको ना मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करना था। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ये मानते हैं कि पाकिस्तान कैसे पहले आजाद हो गया। तो देखिए जो माउंटबेटन था ना, उस माउंटबेटन को ही दोनों देशों की आजादी का ऐलान करना था, और उसको भारत में एक पद भी दिया गया था, मतलब वो बेसिकली भारत में गवर्नर जनरल भी बनने वाला था पहला भारत का, और एक ही समय पे वो दोनों देशों में मौजूद नहीं हो सकता था, जिसके चलते वो पहले पाकिस्तान को आजादी का घोषणा पत्र देकर आएगा और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। नाइस सर। तो चलिए ये मुझे नहीं पता था माउंटबेटन वाला प्लान, मुझे ये पता था कि कुछ तो ज्योतिषी ने कुछ तो निकाला था ऐसे करके, तो
मतलब आई कैन नॉट कनेक्ट दिस टाइम, बट कुछ ऐसा था। तो 15 अगस्त एक फिक्स डेट रखी गई थी और उससे पहले जो था 14 अगस्त उनको आजाद कर दिया गया। तो शायद कुछ रात दिन का फर्क था, जो भी था। सो 14 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे होता है पाकिस्तान का। जी, मगर आगे जाके पाकिस्तान ने चेंज किया था जब उसकी मृत्यु हो गई थी ना, क्या बोलते हैं, पहले वो 15 अगस्त को ही मनाता था मैम अपना आजादी दिवस। अच्छा। हाँ, बट उसने आगे जाके चेंज किया था जब मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु होगी सितंबर 1949 में। उसके बाद से उसने अपना आजादी दिवस जो है वो चेंज किया, फिर 14 अगस्त को मनाया था। पहली बार उसने भी 15 अगस्त, मतलब आजाद तो 47 में हो गए, पहली बार उसने भी 15 अगस्त को ही मनाया था शायद, और सेकंड टाइम भी उसके बाद उसने चेंज किया था। और मृत्यु के बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी, उसके बाद उसने अपना आजादी दिवस एक दिन। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हिस्ट्री में, एकदम हम खो जाते हैं इन कहानियों में कि अच्छा ये भी हुआ था हिस्ट्री में। बट इंग्लिश ज्यादा मेरे को लगता है कि बोल्ड लैंग्वेज है, और इंग्लिश अगर आप सीख पा रहे हैं तो आपको डेली लाइफ में भी बेनिफिट मिल रहा है भाई, उसको इम्प्रेस करने में भी बेनिफिट मिल रहा है अगर आप ये तो इंग्लिश सीख बात पा है रहे सर। हैं। इंग्लिश उस महंगे खाने की तरह, उस महंगे शौक की तरह है जो कि आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ क्लासेस करते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, तो आपके अंदर एक महंगा बोल आ जाता है। जिस तरह से ब्रांडेड कपड़े हम पहनते हैं उसके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इंग्लिश वो ब्रांड है। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार की नॉलेज फाइट आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, और इस बार कुछ और लेकर आएंगे। इस बार सब्जेक्ट और बदल लेंगे। इस बार मैम मैथ्स करेक्ट राइट करते हैं सर मैच भी, देखते हैं कि हम लोग किस लेवल पे जा सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।